हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम बीहाइव के चैप्टर 6 का थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। अगर आपने इसके पिछले पार्ट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे इसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो बेसिकली आपके थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज के सेक्शन में दो मेजर एक्सरसाइजेज हैं। एक है कि हाउ डू यू फाइंड वर्ड मीनिंग डिक्शनरी में से, एंड कैसे एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूसेजेस हो सकते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे। एंड सेकंड इज अबाउट पैसिव वॉइस। आई थिंक आपके इस ईयर के सिलेबस में पैसिव वॉइस इज ओमिटेड, बट स्टिल इट इज यूजफुल, एक यूजफुल कॉन्सेप्ट है। सो उसे पढ़ने में कोई हर्जा नहीं है, ये आपको आगे के क्लासेस में जरूर काम आएगा। So let's start with part 1. Find the sentences in the text where these words occur. Erupt, surge, trace, undistinguished, casualty. So आपको टेक्स्ट में से वो sentences find करने जहाँ पे इन words का इस्तेमाल हुआ है. So I think this is very easy. Look these words up in a dictionary which gives examples of how they are used. Now answer the following questions. तो इन वर्ड्स को आपको देखना है, डिक्शनरी में फाइंड करना है एंड एग्जाम्पल्स देने हैं कि उनका यूसेज कैसा है, कैसे यूज किया गया उनको। एंड उस बेसिस पे अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई, आपने डिक्शनरी देख ली, इन सब वर्ड्स को फाइंड कर लिया, देन आपको इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो क्वेश्चन 1 क्या है? व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन इरप्ट? यूज एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन द वेरियस मीनिंग्स ऑफ इरप्ट। नाउ डू द सेम फॉर द वर्ड सर्च। What things can search? So erupt और search को आपको find करना है and then आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ऐसी चीज़ें जो erupt हो सकती हैं, एंड एग्जाम्पल देना है आपको अलग अलग मीनिंग्स का erupt का, एंड सेम चीज़ आपको जो है सर्च का करना है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑक्सफर्ड डिक्शनरी में ढूंढेंगे या इवन गूगल पे मीनिंग ढूंढेंगे erupt का, सो erupt का जैसे मेन दैट इज़ द फर्स्ट मीनिंग, द मोस्ट यूज्ड और द मोस्ट कॉमन यूसेज है, वो है बिकम एक्टिव एंड इजेक्ट लावा। सो नॉर्मली आप ये वोल्केनो के लिए यूज़ करते हैं। जैसे माउंट पिंटाबू, माउंट पिनाटुबो एक वोल्केनो है, बिगैन इरप्टिंग इन जून। सो वो इरप्ट होने लगा कब? जून में। सो बेसिकली इरप्ट एक एक्टिव होके लावा फेंकना जैसे वोल्केनोस करते हैं, तो उसको इरप्शन कहते हैं। सो दैट इज बी इजेक्टेड फ्रॉम एन एक्टिव वोल्केनो। और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के लिए बोले सम ऑब्जेक्ट इरप्टेड, इसका मतलब क्या है? एक्सप्लोडेड विद फायर एंड नॉइज। सो स्मोक बॉम्ब्स इरप्टेड एवरीवेयर। तो स्मोक बॉम्ब्स जो हैं हर जगह इरप्ट हो गए। इफ यू सी अनदर यूसेज, इसका मतलब क्या है? ब्रेक आउट सडनली एंड ड्रामेटिकली। सो ब्रेकआउट का मतलब कोई भी चीज सडनली स्टार्ट हो जाना। सो फॉर एग्जाम्पल फियर्स फाइटिंग इरप्टेड। सो अचानक से जो है घमासान युद्ध या झगड़ा जो है चालू हो गया, स्टार्ट हो गया। तो कोई भी एक्टिविटी एकदम से चालू हो जाती है तो उसके लिए आप इरप्टेड वर्ड यूज कर सकते हैं। गिव वेंट टू एंगर, अम्यूजमेंट एटसेट्रा इन अ सडन एंड नॉइजी वे। सो अपने गुस्से को या अपने अम्यूजमेंट को, अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही, मनोरंजन हो रहा है आपको, उस चीज़ को जाहिर करना, उस चीज़ को अपने अंदर से जाहिर करना एकदम अचानक से और नॉइजी वे में, उसको भी आप इरप्शन कहते हैं। सो फॉर एग्जांपल सोल्जर्स इरप्टेड इन फिट्स ऑफ लाफ्टर। सो जो भी सोल्जर्स थे वो जोर जोर से हंसने लग गए। स्पॉट, रैशेज या कोई भी मार्क अगर आपके स्किन पे अगर वो सडनली अपीयर होती है तो आप उसके लिए इरप्ट बोल सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अ बॉयल, एक फोड़ा, हैज इरप्टेड ऑन हर टेम्पल। सो एक फोड़ा जो उनके टेम्पल पे इरप्ट हो गया। स्किन के लिए बोल सकते हैं सडनली डेवलप अ स्पॉट, रैश और मार्क, सिमिलर मीनिंग है बेसिकली, इसीलिए इसका सब पॉइंट है। टूथ के लिए आप बोल सकते हैं ब्रेक थ्रू द गम्स ड्यूरिंग नॉर्मल डेवलपमेंट। सो लोअर इंसाइजर्स हैड इरप्टेड। सो अगर दांत एकदम से फूट के निकल आते हैं, गम्स को चीर के बाहर निकलते हैं, उसको भी आप इरप्शन कहते हैं। सो इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में जो सेंटेंस यूज किया गया था वो ये है, फॉर रीजंस आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टैमरिन सीड्स इरप्टेड। सो यहाँ पे इरप्टेड वर्ड का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? सडन डिमांड। तो सडन डिमांड जो है इरप्ट हुई। सो दिस इज समथिंग वेरी सिमिलर टू दिस मीनिंग, दैट इज एकदम से कोई चीज़ की डिमांड जो है आ गई, अपीयर हो गई। सिमिलरली अगर आप सर्च की मीनिंग ढूंढेंगे तो सर्च फॉर एग्जाम्पल नाउन भी होता है एंड वर्ब भी होता है। सो नाउन के बहुत मल्टीपल यूसेजेस हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हम किस सिचुएशन में इस वर्ड का यूज कर रहे हैं। अगर हम इस टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे इस सेंटेंस भी यूज किया गया है, हाफ ए सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। सो यहाँ पे सर्ज वर्ड का इस्तेमाल जो है किसी फीलिंग के लिए किया जा रहा है। सर्ज ऑफ प्राइड, प्राइड आपको गर्व होना, एक फीलिंग है ये। सो फीलिंग के लिए जब भी आप इस्तेमाल करते हैं, सो दिस इज दिस यूसेज, अ पावरफुल रश ऑफ एन इमोशन और फीलिंग। सो सोफी फेल्ट अ सर्ज ऑफ एंगर। सो उनको अचानक से एक गुस्सा आया। सिमिलरली यहाँ पे उनको एक पावरफुल फीलिंग आती है प्राइड की।
सो दैट इज पावरफुल रश ऑफ इमोशन, यहाँ पे इस यूसेज का इस्तेमाल हुआ है। Question 2. What are the meanings of word trace and which of the meanings is closest to the word in the text? So ट्रेस वर्ड के क्या मीनिंग होते हैं एंड किन मीनिंग्स का इस्तेमाल क्लोजेस्ट मीनिंग का इस्तेमाल इस टेक्स्ट में, इस चैप्टर में यूज किया गया है। सो ट्रेस वर्ड के एक्चुअली मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं। सो अगर वर्ब के सेंस में हम देखें, ट्रेस एज अ वर्ब, लाइक ट्रेस, ट्रेसिंग, ट्रेस्ड। सो पहला मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना, फाइंड करना या डिस्कवर करना इन्वेस्टिगेशन करके, तो दैट इज ट्रेसिंग। अनदर पॉपुलर यूसेज है कि किसी ड्राइंग को आप कॉपी करते हो, इमिटेट करते हो, तो यू से कि मैं इस ड्राइंग को ट्रेस कर रहा हूँ। ट्रेसिंग पेपर आपने सुना होगा कि ट्रेसिंग पेपर उसी लिए यूज़ किया जा सकता है ताकि आप किसी ड्राइंग को कॉपी कर सकें उस ड्राइंग के ऊपर लाइन बना के। सो ये जो ट्रांसपेरेंट पेपर होता है इसको आप नॉर्मली ट्रेसिंग पेपर बोलते हैं। सो ये वर्ड भी ट्रेस के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम ट्रेस एज अ नाउन यूज करें कि ट्रेस इज समथिंग एज एन ऑब्जेक्ट या कोई थिंग है, सो ट्रेस का मतलब है एक मार्क। सो किसी मार्क को, किसी ऑब्जेक्ट को हम ट्रेस बोलते हैं अगर वो किसी और की एग्जिस्टेंस को दर्शाता है। सो फॉर एग्जांपल पुराने एडहेसिव्स के ट्रेसेस मिटा दो। सो यहाँ पे जितने भी एडहेसिव, जो भी गोंद आपने यूज़ किया है उसके जो भी मार्क्स हैं वो हटा दो। तो यहाँ पे आपने ट्रेस वर्ड का इस्तेमाल किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस के इंडिकेशन के लिए यूज़ किया। दैट इज यहाँ पे इंडिकेशन क्या चीज़ के लिए था? एडहेसिव के लिए। अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, एंड अनदर पॉपुलर यूसेज ट्रेस का है नाउन के फॉर्म में कि व्हेन यू वांट टू डिनोट अ स्मॉल क्वांटिटी। सो एग्जांपल, जस्ट अ ट्रेस ऑफ स्माइल, एक छोटी सी स्माइल। हिज बॉडी कंटेन ट्रेसेस ऑफ एम्फेटामीन्स। सो ये बहुत पॉपुलर यूसेज है। नॉर्मली जब भी डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि आपके ब्लड में ट्रेसेस ऑफ ये पाया गया है, आपके बॉडी में ट्रेसेस ऑफ दिस पाई गई। ट्रेसेस यानी बहुत स्मॉल क्वांटिटी। प्रोसीजर टू इन्वेस्टिगेट द सोर्स ऑफ समथिंग, उसको भी ट्रेसिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल पुलिस वाले जब भी डिटेक्टिव वर्क करते हैं तो बोलते हैं इसका कॉल ट्रेस करो। सो दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड बेसिकली ट्रेसिंग। सो यहाँ पे भी आप इस्तेमाल करते हैं। एंड इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में फॉर एग्जांपल, माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस। सो यहाँ पे क्लियरली ट्रेस एज अ वर्ब यूज किया गया है एंड यहाँ पे ट्रेस का मीनिंग क्या है? टू फाइंड या इन्वेस्टिगेट। सो दैट इज द फर्स्ट वर्ब का मीनिंग हमने देखा था, उसके लिए यहाँ पे ट्रेस वर्ड यूज किया गया है। कैन यू फाइंड द वर्ड अनडिस्टिंग्विश्ड इन योर डिक्शनरी? इफ नॉट, लुक अप द वर्ड distinguished and say what undistinguished must mean. So normally आजकल की डिक्शनरी, स्पेशली अगर आप ऑनलाइन डिक्शनरी यूज कर रहे हैं तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपको कोई वर्ड ना मिले। बट थोड़े 10 साल पहले अगर आप जाएं, जब हम पॉकेट डिक्शनरी रखा करते थे, छोटी छोटी डिक्शनरी जो हमारे पॉकेट में फिट हो जाए, ताकि स्कूल में कुछ टीचर पढ़ा रही हैं, नया वर्ड समझ टीचर ने बोला तो हम फटाफट उसमें देख लेते थे। तो उस समय क्या होता था कि बहुत ही कंसाइज होती थी वो डिक्शनरी, उसमें ज़्यादा वर्ड्स नहीं होते थे। तो उन केसेस में क्या होता था कि नॉर्मली अगर डिस्टिंग्विश्ड वर्ड है दिया हुआ फॉर एग्जांपल, तो अनडिस्टिंग्विश नहीं दिया हुआ होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में एंटोनिम्स हैं, ऑपोजिट्स हैं, और रादर दे आर नेगेटिव्स। नेगेशन है इनका। एंटोनिम्स इज नॉट द करेक्ट मतलब यहाँ पे, बट दे आर एक्चुअली नेगेशन। सो नेगेशन में क्या होता है? जो भी मीनिंग डिस्टिंग्विश्ड का है उसको आप नॉट लगा दीजिए, दैट विल बी द मीनिंग ऑफ अनडिस्टिंग्विश्ड। सो ये जो प्रीफिक्सेस होते हैं इनको आप नेगेशन वाले प्रीफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स यानी जो पहले लगता है, पहले फिक्स किया जाता है वर्ड के, दैट इज प्रीफिक्स, एंड दीज आर कॉल्ड नेगेटिव प्रीफिक्स। सो इनका मतलब क्या है? जो भी है प्राइम, जो मेन वर्ड है उसका मीनिंग है उसको आप नेगेटिव कर दीजिए। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप डिस्टिंग्विश्ड वर्ड को ढूंढेंगे तो इसका मतलब है वेरी सक्सेसफुल, अथॉरिटेटिव एंड कमांडिंग ग्रेट रिस्पेक्ट। ऐसा कोई पर्सन जो बहुत सक्सेसफुल है, बहुत अथॉरिटी रखता है, बहुत पावर रखता है, या जिसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। एंड अनडिस्टिंग्विश्ड का मतलब क्या हो जाएगा? जिसके पास ये सब नहीं है। सो लैकिंग डिस्टिंक्शन, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, अनएक्सेप्शनल नहीं है। सो दिस इज व्हाट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे जब ऐसे नेगेटिव प्रीफिक्सेस लग जाते हैं तो आपको सिंपली रिवर्स कर देना है मीनिंग। पार्ट 2 में आपको कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं एंड कॉलम बी में उसके मीनिंग के साथ आपको मैच करना है। इनफैक्ट हमने ये रीडिंग के दौरान बहुत डिटेल में इन वर्ड्स को देखा था एंड मैंने आपको समझाया था। सो अब आपके लिए बहुत सिंपल होगा ये करना। सो ब्रेक आउट या ब्रोक आउट, ब्रोक आउट का मतलब कुछ भी सडनली जब अपीयर होती है कोई चीज़। सो दिस इज वेरी सिमिलर टू मीनिंग ऑफ इरप्ट। सो ये हो जाएगा सी। बिगैन सडनली इन अ वायलेंट वे, वायलेंट वे में कोई चीज़ अगर सडनली स्टार्ट होती है दैट्स कॉल्ड ब्रोक आउट और इरप्टेड। इन अकॉर्डेंस विथ, इन अकॉर्डेंस विथ मतलब किसी चीज़ के अकॉर्डिंग कोई चीज़ होना। सो दिस विल बी एफ। अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर रूल, प्रिंसिपल और सिस्टम, किसी पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग, किसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, या किसी सिस्टम के अकॉर्डिंग, अगर कोई सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। अ हेल्पिंग हैंड का मतलब है मदद या असिस्टेंस।
कुड नॉट स्टमक मतलब कुड नॉट टॉलरेट, वॉज नॉट एबल टू टॉलरेट। जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट मतलब काइंडनेस होना, एक एटीट्यूड होना जिसमें आप आसानी से दूसरों को कोई चीज़ फ्री में दे देते हैं, सो दैट इज कॉल्ड जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, जेनरस होना। सो दैट्स एन एटीट्यूड ऑफ काइंडनेस, रेडीनेस टू गिव फ्रीली। फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, फिगर्स ऑफ अथॉरिटी आप किनको कहते हैं? जो अथॉरिटी रखते हैं, जिनके पास पावर्स हैं, ऐसे लोग जिनके पास पावर्स हैं कुछ भी डिसीजन लेने की, फॉर एग्जांपल सो पर्सन्स विद पावर टू मेक डिसीजन, सो दीज आर फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर स्टेट्स के फॉर एग्जांपल, या आपके स्कूल के प्रिंसिपल, आपके फैमिली में आपकी मम्मी या पापा, सो दीज आर फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। Study the words in italics in the sentences below. They are formed by prefixing un or in to their antonyms, words opposite in meaning. So सेम चीज़ जो हमने डिस्कस की थी, सो डिक्शनरी वर्क में जिस चीज़ को यहाँ हाईलाइट किया गया था, उस सेम चीज़ के ऊपर सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके लिए एक एक्सरसाइज बनाई गई है। काफ़ी हेल्पफुल है बिकॉज दिस इज समथिंग इवन आज भी हम ट्राई करते हैं इस चीज़ को यूज़ करने का टू मेक नेगेटिव वर्ड्स, या एंटोनिम्स जिसको हम बोलते हैं, ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि इन वर्ड्स को हम पढ़ते हैं जिनको बनाया गया है अन प्रीफिक्स या इन प्रीफिक्स लगा के। सो आई वॉज अ शॉर्ट बॉय विथ रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक। सो कैसे बना अनडिस्टिंग्विश्ड? अन प्लस डिस्टिंग्विश्ड। सिमिलरली सेकेंड सेंटेंस में, My austere father used to avoid all inessential comforts. So inessential कैसे बना? In prefix लगा and essential. The area was completely unaffected by the war. So un plus affected. He should not spread the poison of social inequality and communal intolerance. So inequality and intolerance same prefix से बने हैं, that is in. So in plus equality, in plus tolerance. Now form the opposites of the words below by prefixing un or in. The prefix in can also have the forms ill, ir or im. Illiterate has ill plus literate. Impractical has im plus practical. Irrational has ir plus rational. You may consult a dictionary if you wish. So normally क्या होता है, आपके पास popularly दो ऑप्शन होते हैं कोई भी चीज़ को नेगेट करने के लिए, that is un and in. एंड इन ऐसा प्रीफिक्स है जो कभी कभी उसका n जो लेटर है वो चेंज हो जाता है L में, R में या M में, डिपेंडिंग अपॉन उसके बाद क्या आ रहा है। तो उसका कोई फिक्स्ड रूल होता नहीं है। नॉर्मली मैं आपको ये नहीं बोल दूंगा कि ऐसा रूल है आप फॉलो कीजिए। कुछ कुछ हिंट्स हैं जो मैं आपको दे दूंगा, बट देयर इज़ नो रूल। एंड नॉर्मली क्या होता है, जैसे आप वर्ड सीखते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपको इन चीज़ों की आदत हो जाती है। तो आपको पता है कि कहाँ अन लगेगा, कहाँ इन लगेगा, कहाँ इन का L R M बन जाएगा। सो इतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर चीज़ आदत से आने लगती है। कभी कभी लोग स्टिल गलती करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी से पूछेंगे इज इट अनएडिकेट और इनएडिकेट, सो मे बी बहुत लोगों को स्टिल कंफ्यूजन होगा। बहुत लोगों को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, उसके बावजूद उनको कंफ्यूजन हो सकता है। सो इट्स फाइन, इट्स रियली फाइन। अगर आपने कहीं गलती की है तो उसको करेक्ट कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके याद करने की कोशिश कीजिए। सो एडिकेट के लिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल प्रीफिक्स लगेगा इनएडिकेट। डिमांडिंग के लिए अनडिमांडिंग। पेट्रियाटिक के लिए अनपेट्रियाटिक। लॉजिकल के लिए इलॉजिकल हो जाएगा। सो आई एल, सो यहाँ पे एन जो है चेंज हो गया एल में, सो दैट बिकम्स इलॉजिकल। एक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल, दिस इज अनएक्सेप्टेबल टू मी। एक्टिव का होता है इनएक्टिव। डिस्प्यूटेड का होता है इनडिस्प्यूटेड। डिस्प्यूटेड का होगा अनडिस्प्यूटेड। लीगल का होगा इलीगल। आई थिंक ये तो बहुत ही पॉपुलर है, आप दिन भर सुनते रहते हैं इलीगल इलीगल, सबको पता है। नाउ यू नो कि ये इन से बना है एंड इन का एन जो है एल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। रेगुलर का इररेगुलर। ट्रू का अनट्रू। एक्सेसिबल का इनएक्सेसिबल। रेस्पॉन्सिबल का इररिस्पॉन्सिबल। टॉलरेंट का इनटॉलरेंट। परमानेंट का इम्परमानेंट। सो यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमने आई एम का यूज़ किया है। इनफैक्ट जो एम वाला केस है जहाँ पे इन आई एम में कन्वर्ट हो जाता है, नॉर्मली आप देखोगे जब भी पी से स्टार्ट होने वाले वर्ड होते हैं या एम से स्टार्ट होने वाले वर्ड होते हैं, उनमें फॉर एग्जांपल आई एम बहुत पॉपुलर है। जैसे पॉसिबल का इम्पॉसिबल होता है, नॉट इम्पॉसिबल। एंड मॉरल एक वर्ड है, सो मॉरल का हो जाता है इमोरल। कोहिरेंट का होगा इनकोहिरेंट। पैसिव वॉइस, सो पैसिव वॉइस इवन तो आपके सिलेबस में नहीं है, बट इट्स अ गुड थिंग टू नो कि पैसिव वॉइस क्या होते हैं एंड आप कहाँ यूज होते हैं। स्पेशली पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हम तब करते हैं
जब आपको कोई चीज़ पोलाइटली बोलनी होती है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलें कि तुमने ये गलती की है, तो दैट इज़ वेरी डायरेक्ट, दैट्स एन एक्टिव वॉइस। यू हैव डन अ मिस्टेक, यू डिड दिस मिस्टेक, तुमने ये गलती की। सो ये बहुत डायरेक्ट हो गया फॉर एग्जाम्पल, एंड ये थोड़ा रूड भी लगता है, यू नो। एंड बट फॉर एग्जाम्पल अगर हाँ किसी ने गलती की है, कोई बड़ा है आपसे, एंड इफ़ यू से यू डिड दिस मिस्टेक, तो वो थोड़ा सा यू नो, बिकॉज यू बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है तब आप बोलते हो, तो बहुत ज़्यादा एक्यूजेटरी लगता है। देन आप क्या करते हो, यू कैन से दिस मिस्टेक वॉज डन बाय यू। तो ये गलती आपके द्वारा की गई थी। सो ये थोड़ा सा जो है काइंड ऑफ मीनिंग सेम है इसका, दिस इज जस्ट एक्टिव वॉइस, दिस इज जस्ट पैसिव वॉइस, बट ये थोड़ा सॉफ्ट लगता है, यू नो। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूसेजेस ऑफ पैसिव वॉइस, थोड़ा सा यू नो सॉफ्ट कर देता है टोन को। एंड इसमें फॉर एग्जाम्पल आपने नोटिस किया कि डिड वर्ब जो है कन्वर्ट हो जाता है वॉज डन में। सो नॉर्मली क्या होता है, जो भी वर्ब होता है, मेन वर्ब, उसमें बी लग जाता है, बी का कोई भी फॉर्म, अप्रोप्रिएट फॉर्म, प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ दैट वर्ब लग जाता है। सो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल जो है उसी वर्ब का आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम सेंटेंसेस को नोटिस करें, माई पेरेंट्स वर रिगार्डेड एज एन आइडियल कपल। सो वर इज बेसिकली बी का एक फॉर्म है, एंड रिगार्डेड इज पास्ट पार्टिसिपल ऑफ रिगार्ड। सो माई पेरेंट्स रिगार्ड किए जाते थे एक आइडियल कपल जैसे। आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। सो मुझे कहा गया पीछे जाके बैठने को। सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, ऐसे प्रॉब्लम्स को कन्फ्रंट करना पड़ता है। So italicized verbs in these sentences are made up of a form of verb be and a past participle. For example, were plus regarded, was plus asked, be plus confronted. These sentences focus on what happens rather than who does what. So passive voice का जो है टोन क्या रहता है कि क्या हुआ है rather than किसने किया है. So that means जो focus है शिफ्ट हो जाता है एक्शन पे rather than किसने वो एक्शन किया है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप नोटिस करेंगे नाउ इन सेंटेंसेस को, एंड इनफैक्ट मेरे एग्जाम्पल को भी, इस सेंटेंस में किसने क्या किया है बोला ही नहीं गया है. माई पेरेंट्स वर रिगार्डेड एज एन आइडियल कपल, बाय हुम इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, और समटाइम्स इट इज वेरी क्लियर दैट सबके द्वारा. सो आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, यहाँ पे बोला नहीं गया किसने बोला उसको, या तो कभी कभी मीनिंग्स इन्फर्ड होती हैं. सो फॉर एग्जाम्पल मे बी बाय टीचर, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट किसने ये कहा, इट्स व्हाट इज इम्पॉर्टेंट कि क्या कहा गया या क्या किया गया. सो इन सच केसेस में आप पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं. सो एज आई सेड कि फर्स्ट हो गया कि यू नो व्हेन यू हैव टू मेक द टोन सॉफ्टर, एंड सेकेंडली अगर आपको फोकस करना है एक्शन पे कि क्या हुआ है रादर देन किसने किया है. इनफैक्ट आप किसने किया है वो भी ऐड कर सकते हैं जस्ट बाय एडिंग बाय एंड हूएवर इज डूइंग इट. सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स और दिए गए हैं. द ट्री वॉज स्ट्रक बाय लाइटनिंग. सो ट्री वॉज स्ट्रक किसके द्वारा, लाइटनिंग के द्वारा. बट अगेन पैसिव वॉइस में हमेशा फोकस रहेगा कि क्या हुआ है. दैट मीन्स जो पेड़ है इट वॉज स्ट्रक. सो हमें पता है पेड़ जो है डैमेज हो गया, एंड दैट इज वॉट इम्पॉर्टेंट. किसने किया है वी डोंट केयर, पेड़ डैमेज हो गया है. द फ्लैग वॉज अनफर्ल्ड, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस. झंडा है फहराया गया है, किसने किया आई डोंट केयर. So, but you can still add who did it by the chief guest. So you have to understand कि जब भी आपको फोकस डालना है एक्शन पे rather than किसने किया, उन situations में आप passive voice का इस्तेमाल कर सकते हैं. And second thing is definitely by doing this आपकी tone भी automatically soft हो जाती है. Rewrite the sentences below changing the verb in the brackets into the passive form. So जो भी वो verbs दिए गए हैं उनको passive form में आपको convert करना है, and passive form का जो रूल है वो ये है, दैट इज एक बी का फॉर्म आएगा एंड वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल आएगा, राइट. सो ये आपका रूल है. सो यहाँ पे दिया गया फॉर एग्जांपल गिव अवे. सो बी लगाना है आपको, कल की बात हो रही है. सो प्राइजेज हैं, सो प्राइजेज हैं मतलब प्लूरल हैं. सो वर गिवन अवे, द प्राइजेज वर गिवन अवे बाय द प्रिंसिपल. सिमिलरली इन स्पाइट ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज द लेबरर्स हैं, सो वर आ जाएगा, लेबरर्स वर. पे का हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल पेड. सो वर पेड ऑन टाइम. ऑन रिपब्लिक डे व्हीकल्स डैश बियॉन्ड द पॉइंट, बियॉन्ड दिस पॉइंट. सो व्हीकल्स है, सो वर आएगा अगेन बिकॉज प्लूरल फॉर्म है. इनफैक्ट यहाँ पे आर भी आ सकता है बिकॉज इट डजेंट मैटर. अगर आप एक जनरल चीज बोलते हैं कि यू नो रिपब्लिक डे पे, अगर रिपब्लिक डे पास्ट में चला गया है तो यू कैन इवन से आवर. सो व्हीकल्स वर और आर नॉट अलाउड.
सो आप नोटिस करेंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रेजेंट है या पास्ट फॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं, स्टिल यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल ही यूज़ होगा वर्ब का। सेकेंड हैंड बुक्स आर बॉट एंड सोल्ड। सो यहाँ पे सेकेंड हैंड बुक्स खरीदी और बेची जाती हैं कहाँ पे, पेवमेंट पे हर सैटरडे, आर बॉट एंड सोल्ड। सो अगेन आप नोटिस करेंगे इवन दो हम एक जनरल चीज बोलने की कोशिश कर रहे हैं बट यहाँ पे स्टिल पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। इलेक्शंस टू द लोकसभा के इलेक्शंस हर 5 साल होते हैं, सो यहाँ पे क्या होगा, आर हेल्ड। एंड लास्ट, आवर नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। सो इज एंड वॉज दोनों हो सकते हैं। आवर नेशनल एंथम इज और यू कैन से वॉज कंपोज्ड, एंड यहाँ पे आ जाएगा बाय, बिकॉज यहाँ पे हम किसने किया है वो भी लिख रहे हैं। सो इज composed by Rabindranath Tagore or was composed by Rabindranath Tagore. Both are correct. Rewrite the paragraphs below using the correct form of the verb given in brackets. So same exercise एक paragraph में आपको करनी है. So Nari Contractor was the captain and opening batsman for India in the 1960s. The Indian cricket team went on a tour to West Indies in 1962. In a match against Barbados in Bridgetown, Nari Contractor was seriously injured and collapsed. So again यहाँ पे first one होगा was seriously injured and collapsed. In those days helmets not wear. So helmets were not worn. Helmet से तो were आएगा and not worn. Past participle worn. Contractor dash hit on the head by a bouncer from Charlie Griffith. So contractor का सर पे सर पे लग गई थी बाउंसर की वजह से. So you can say contractor was hit. Hit का past participle hit ही होता है, so it will remain same. Contractor's skull was fractured. The entire team was deeply concerned. So deeply क्योंकि एक adverb है similarly to seriously. So इन दैट केस वो हमेशा मेन वर्ब के पहले ही लगेगा. सो बी फॉर्म के बाद एडवर्ब एंड देन पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब. सो वाज डीपली कंसर्न. द वेस्ट इंडीज प्लेयर्स वर वरीड. कॉन्ट्रैक्टर वाज रश्ड टू हॉस्पिटल. ही वाज अकम्पनीड बाय फ्रैंक वॉरल. सो आई थिंक अब आपको काफ़ी ईजी लगने लगा होगा एक्सरसाइज बिकॉज काफ़ी सिंपल है. बी का फॉर्म एंड ऑब्वियसली क्योंकि ये चीज़ कम्प्लीटली पास की एक इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है, सो यू विल सी कि हमेशा वाज या वर्क का इस्तेमाल हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट इज प्लूरल और सिंगुलर. द कैप्टन ऑफ द वेस्ट इंडीज टीम. ब्लड वॉज डोनेटेड by the West Indies players. Thanks to the timely help, contractor was saved. Nowadays helmets are routinely, क्योंकि अगर आपने क्या बोला nowadays, आज की बात हो रही है, so are आ जाएगा. Helmets are routinely used. So this is the first case जहाँ पे आपने present में आके are का इस्तेमाल किया. Similarly second paragraph देखते हैं. Vegetable oils make from seeds and fruits of many plants growing all over the world. So यहाँ पे आ जाएगा are made because दिस इज अ जनरल थिंग. यहाँ पास्ट की बात नहीं हो रही है, तो आर मेड आएगा. जब भी आपको ऐसी जनरल चीज़ बताते हैं कि वेजिटेबल ऑयल्स इससे बनाए जाते हैं, तो हम हैं का इस्तेमाल ही करते हैं. दैट इज द प्रेजेंट फॉर्म. एंड सिंस यहाँ पे ऑयल्स हैं, सो यहाँ पे इज की जगह आर रहेगा. ऑयल प्रोड्यूस फ्रॉम कॉटन सीड्स. सो ऑयल इज प्रोड्यूस्ड. ऑलिव ऑयल इज यूज्ड for cooking salad, dressing, etc. Olives dash from the trees. So olives को क्या किया जाता है, are shaken from the trees and are gathered up, usually by hand. The olives are ground. So ground जो भी for example grind होता है, grind करना, उसका past participle जो है ground रहेगा. To a thick paste which is spread onto special mats. Then the mats are layered up on the pressing machine which will gently squeeze them to produce olive oil. So I hope आपको passive voice का usage clear हो गया होगा. Thanks for watching this video. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स एंड फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं. इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे.
इस चैप्टर के अगले वीडियोस के लिए स्टे ट्यून। बाय बाय।